जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम बाय ठाकुर सर के इस ऑफिशियल चैनल पर। आज के इस क्लास में हम क्लास 12वीं के हिंदी के चैप्टर नंबर 1 जो कि है बातचीत, जिसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जी। आज के इस क्लास में हम क्लास 12वीं के हिंदी चैप्टर नंबर 1 के लेखक परिचय और संग में संपूर्ण हिंदी अर्थ का हम वर्णन करेंगे। तो आज पहले हम लेखक परिचय से शुरू करते हैं। तो लेखक हैं बातचीत कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी। कौन? बालकृष्ण भट्ट जी, जिनका जन्म होता है 23 जून 1844 ईस्वी को। कब? 23 जून 1844 ईस्वी को। और उनका निधन जो होता है वो हो जाता है 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। और इनका निवास स्थान यानी कि वो कहाँ रहते थे? वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में रहा करते थे। और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये जो है उनके माता और पिता का क्या नाम था? तो पार्वती एवं क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट जी। क्या उनके माता पिता का नाम था? पार्वती देवी और बेनी प्रसाद भट्ट जी। और पिता, उनके जो पिता थे वो थे क्या थे? एक व्यापारी थे। और उनके माता एक संस्कृत महिला, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। बालकृष्ण भट्ट के जो मन में थी, उनको अभिरुचि संस्कृत में किसने जगाई थी? तो उनके पिताजी ने। किसने? उनके पिताजी ने। और उनकी माता जी थे वो संस्कृत महिला, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि जगाई, यानी कि पढ़ाई लिखाई में जो रुचि जगाने का काम कौन किया था? तो उनकी माता श्री ने। उनके माता श्री का क्या नाम था? तो पार्वती देवी। क्या? पार्वती देवी। और शिक्षा जो वो थे बालकृष्ण भट्ट जी थे, वो शिक्षा किए थे प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन। शुरू में वो पढ़ाई जो स्टार्ट किए थे तो किस चीज़ से किए थे? तो संस्कृत का अध्ययन से शुरू किए थे। और 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम। यानी कि पहले जो हुआ करता था, पहले एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था, उसके बाद ही उसका एडमिशन हुआ करता था। और वो एडमिशन जो था एंट्रेंस एग्जाम दे चुके थे। और उसकी वृत्ति जो थी, यानी कि उसकी कृति जो थी वो थी 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन। यानी कि वो 1869 से लेकर 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में वो अपना क्या थे? अध्यापन किए थे। और 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल, क्या CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किए थे। क्या? CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किए थे। और 1888 में प्रयाग की काश्यप पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापन क्या था? नियुक्त, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। यानी कि उग्र स्वभाव के कारण क्या करनी पड़ी? उनको नौकरी छोड़नी पड़ी। और उसके बाद से लेखन कार्य पर निर्भर थे। और वह विशेष परिस्थितियों में पिता के निधनोपरांत, यानी कि पिता के निधन के बाद प्रतीक व्यापार, और वो क्या करने थे? पिता के जो व्यापार थे वो संभालने लगे। क्या करने लगे? संभालने लगे। के नाम पर क्या है? ग्रीक कला का सामना प्रतीक पर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जुटते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। आर्थिक संकट से जूझते रहे और काम में लिया, साहित्य के प्रति समर्थक रहे। और उनके रचनात्मक क्रियात्मक जो है वो क्या है? भारत तेंदु हरिश्चंद्र का परिणथा से हिंदी वर्धनित सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। इसे वे 33वें वर्ष तक चलाते रहे। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोजित, और आपके एग्जाम दृष्टिकोण से ये काफ़ी लाइन महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या होता? 1886 में कौन था? श्री लाला निवास जी दास के संयोजित स्वयंवर की क्या था? संयोजित स्वयंवर के कौन थे? श्रीनिवास दास जी की कठोर आलोचना की। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए। यानी कि श्याम सुंदर दास जी के आमंत्रित किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर वो क्या थी? अलग हो गए थे। और उनकी रचनाएं जो थी वो थी उपन्यास, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्तवेरी और रसताल यात्रा, उचित दक्षिणा या और थी हमारी घड़ी, सदव का अभाव है। उनकी नाटक कृतियाँ जो थी वो थी पद्मावती, कृताजुरी, वेण्यु, संहार, शिशुपाल, वध, नल, देवमती या देवमती स्वयंवर। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ध्यान रखने वाली बात है। क्या थी उनकी? देवमती स्वयंवर। और अगला था शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ, वध, कटर सुम की एक नकल, ब्रिहनला क्या था? इंग्लैंड वरी, और भारत जननी, भारत वर्ष, और कलील, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैध, रेल का
विकट खेल। क्या? रेल का विकट खेल। ये आपके एग्जाम में काफ़ी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में अभी तक जो था पूछा जा चुका है। क्या? तो रेल का एक विकट खेल किसकी रचना है? तो ये बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। क्या? रेल का एक विकट खेल। और है बाल विवाह आदि। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा जो कि है प्रहसन जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विश्व, आचार विडम्ब आदि। निबंध उनके जो थे वो 1000 के आसपास निबंध, जिसमें से 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण भट्ट निबंध कला नाम है से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित है। आपका अगला पॉइंट है जो कि है बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदू गद्य के आदि निर्माता और उनाकार रचनाओं में एक है। वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार में से एक है। बालकृष्ण भट्ट जी है वो कैसे कवि हैं? तो भारतेंदु युग के महासाहित्यकार कवि हैं। हिंदी में प्रारंभिक युग के प्रमुख महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचनाओं के परिवर्तक के प्रयत्न है। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने प्रतिभाशाली जन्मधर्मी क्या है व्यक्तित्व और लेखन से एक नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रूप, रंग और मानस दिया है। निश्चय ही यह महत्तर युगांतरिक कार्य में वे एकांकी नहीं थे। स्वयंवर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रतापन मिश्र, मेघनाथ, राधाधन गोस्वामी जैसे अनेक महान साहित्यकार उनके साथ थे। किंतु यह सर्वसम्म स्थापित मान्यता है कि अपने युग के सर्वाधिक सक्रिय, मुख्य और वर्धित समय तक सुदृढ़ निष्ठा के साथ तेजस्वी लेखन द्वारा साहित्य सेवा करने वाले समर्पित साहित्यकार थे। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के 2-3 प्रमुख साहित्यकारों में से एक हैं, जिन्होंने अंधवतर लेखन से भारतेंदु युग का रचनात्मक एवं युग व्यक्तिगत निर्मित हुआ था। आगे की द्विवेदी युग का मूलधारण निर्मित हो सका। साहित्य केवल कल्पना विलास और मनोरंजन की वस्तु नहीं है, अपितु वह जन समूह के चित्त के विकास का संवाहक और जन संस्कृति के विकास प्रभाव का मूर्त वाद्यमंड है। उत्पाद जो गहन लोक संस्कृति उपजात में दिशा पाता है। यह क्या है बोधपूर्ण प्रधान मान्यता भारतेंदु युग के साहित्य बनती है और इसके दृष्ट चालों में बालकृष्ण भट्ट प्रमुख आधुनिक हिंदी नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में एक नए सिरे से अपनी भाषा और साहित्य की मौलिक लोकवादी प्रकृति एवं जातीय निष्ठा की पहचान करते हुए तंदुरुस्त दिशा और व्यवहार देने का कार्य जिन महान लेखकों ने अपनी रचनात्मक गतिविधियों द्वारा संपन्न किया, उनमें भट्ट जी का विशेष सम्माननीय है। बालकृष्ण भट्ट गद्यकार थे। क्या थे? बालकृष्ण भट्ट जो थे वो किस कवि थे? किस प्रकार के कवि थे? तो वो गद्यकार कवि थे। अपनी अभिरुचि, मानस और प्रतिभा से परिवेश और यथार्थ से संपूर्ण रोचना तक देखने वाले लेखक पत्रकार। उन्होंने गद्य की भाषा कला की जड़ें भी परिवेश और यथार्थ में भी थी। लोक व्यवहार में बोलचाल, बातचीत और अभिव्यक्ति, मूर्त भाषा और कला ही उनके गद्य का क्लेवर बन जाती है। वह नवजागरण और स्वाधीनता संघर्ष का दौर था, जिसमें भीतरी और बाहरी, स्वदेशी और विदेशी शक्तियों से टकराव और संघर्ष ही जागरूक गद्य लेखक की नियंत्रित थी। यह टकराव और संघर्ष भट्ट जी के लेखन में आंतरिक दृढ़ता, तेज और तेवर बनकर उभरता है। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे, जिसमें नाटक और प्रसहन लिखे, किंतु निबंध ही उनकी वह अपनी विद्या है जिसमें उनका अभिप्रायपूर्ण सादेसुर लेखन पूरी शक्ति, सामर्थ्य और वैभव के साथ प्रकट हुआ है। सामयिक समस्याओं उन्होंने जमकर लिखा है। बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला स्वतंत्र, राजा प्रजा, उसके बाद है कृषकों की दुर्व्यवस्था, अंग्रेजी शिक्षा, सुरक्षित में परिवर्तन, देश सेवा, आदिवासियों आदि विशेषों पर उन्होंने खूब लिखा। और दूसरा है विविध मनोभावों और भाषा साहित्य के विषयों पर खुलकर लिखा है। व्यंजक, आत्मपरक, कलात्मक निबंध भी उन्होंने इतने लिखे हैं कि उनका संख्या सैकड़ों में है। यानी कि वो व्यंजक, आत्मतरक, कलात्मक निबंध भी उन्होंने इतनी लिखी हैं, यानी कि वो 100 के सैकड़ों में हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने निबंधकार के रूप में उन्होंने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। एडिशन और स्टील की श्रेणी में किसको रखा है? रामचंद्र शुक्ल जी को। किसको? रामचंद्र शुक्ल जी को। और है यहाँ प्रस्तुत बातचीत शीर्षक निबंध में उनके निबंधकार व्यक्तित्व और निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है, परंतु प्रस्तुत निबंध भट्ट जी के बारे में ऊपर कही गई बातों की सहज की पृष्ठ और प्रमाणित करता है। तो यहाँ तक जो था लेखक परिचय का हम लेखक के बारे में आप सभी को काफ़ी अच्छे से जो था विस्तार पूर्वक बता दिए हैं। इस लेखक के बारे में हम जो किए थे वो सारे विस्तार पूर्वक में आप सभी को बता दिए हैं। लेखक जो थे, लेखक का माता पिता का क्या नाम था? पार्वती देवी
और क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट जी उनके पिता का नाम। उनके पिताजी जो थे वो व्यापार के रूप में थे, और उनके पिता का निधन जब हुआ था तब से लेखक उनके पिता का छोड़ा गया कार्य यानी कि व्यापार के रूप में वो संकलित हो गए, और साथ ही में अपना लेखक गद्य खंड की कविता में रुचि जगाए रखने लगे। तो इस पाठ का जो था लेखक परिचय का हम काफ़ी वर्णन कर दिए। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, आगे हैं जो कि है पाठ बातचीत, और बातचीत के हम संपूर्ण हिंदी अर्थ समझने वाले हैं। बातचीत वह शाखा की शैली है जिससे मनुष्य का गुण धर्म स्वभाव प्रकट हो, उसे क्या कहते हैं, बातचीत कहते हैं। और बातचीत से जो है मनुष्य का चित्त हल्का और उसके मन का तकलीफ सारे दूर होने का सामने वाले व्यक्ति को बताने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, बातचीत कहते हैं। तो बातचीत में कवि बोलते हैं, इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वर्धमान के भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी हैं, उनमें से वाक्य शक्ति भी एक है। तो कवि कहना चाहते हैं, ना जाने कितनी शक्तियों का वरदान के भांति में ईश्वर ने हम लोगों को दिया है, जिसमें से वाक्य शक्ति भी एक वरदान है। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों अवकेलन रहती हैं, वाक्य शक्ति मनुष्य में ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। लेखक कहना चाहते हैं, अगर हम में वाक्य शक्ति ना होती तो ना जाने इस गूंगी सृष्टि, यानी कि सब में वाक्य शक्ति नहीं होती है, यानी कि बातचीत करने की कला ही नहीं होती, तो ना जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग लूंज-पूंछ हो जाने, मानो कोनों में बैठा दिए गए हो, यानी कि वाक्य शक्ति ना होने के कारण सब अपने आप में ना जाने कैसे प्रकार की कोने में जैसे जाके कोई बैठ जाता है, उसी प्रकार सब मनुष्य होने वाले हैं। तो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते, उसके अवाक होने का कारण आपस में एक दूसरे का कुछ ना कुछ सुन सकते। इस वाक्य शक्ति के अनेक फायदे भी स्पिन वक्ता और बातचीत दोनों हैं। यह कवि कहना चाहते हैं कि अगर हमें वाक्य शक्ति ना होती तो ना जाने इस क्रिया को करने में हम लोग को कितना तकलीफ होता, और बातचीत ना होने के कारण हम अपनी लूझ पूछ किसी कोने में जाके बैठे होते। और आगे बोलते हैं, बातचीत में वक्ता का नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज से गिन कर पाँव रखता हुआ पुलकित पर खड़ा हो और पुण्यवाचन या नाट पार्टी की भांति घड़ियों तक शाहवान मजलिस चेयरमैन लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुतियाँ करवाए, और तब किसी वक्ता का आरंभ करे जहाँ कोई मर्म या नोक की चुटिला बात वक्ता महाशय के मुख से निकली की ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। इसीलिए वक्ता को खामखाम ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना नहीं पड़ता है जिससे कर्तव्य ध्वनि अवश्य हो। आगे चलते हैं, वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें करतल ध्वनि का कोई मौका ना लोगों के कहकर उड़ाने का कोई बात ही रहती है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संकल्प कर रहे हैं, कोई चुटली बात आ गई है, हम हंस पड़े, यानी कि बातचीत करने की श्रेणी में जब हम कोई ऐसी बात बोल देते हैं जिससे चुटकुले का निधन हो और उस बात से हमें हंसी आ जाती है, तो यही कभी कहना चाहते हैं, मुस्कुराहट से होठों का केवल फर्क उठना ही इस हंसी की अंतिम सीमा है। और मुस्कुराहट जो है होठों के ऊपरी और निचली हिस्से को उठने का सीमा बता रही हैं। स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोर और उत्साह पैदा कर देता है। ठीक इसी प्रकार स्पीच में हम बातचीत बोलने का ढंग को बताते हैं, और स्पीच सुनने के लिए मनुष्य के मन में उत्साह जो है जग जाता है। और है घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है, उसमें स्पीच की वह संदिग्ध क्या है वेगदार हो धक्के फिर खाती फिरती हैं। वहाँ आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, वहाँ बातचीत की भी उनको। ठीक इसी प्रकार जैसे आदमी को जिंदा रहने के लिए खाना पीना उठना बैठना की ज़रूरत है, ठीक उसी प्रकार बातचीत भी हमारे जीवन की काफ़ी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और क्या है जज्बी भाव बनकर बाहर निकल पड़ता है, और बातचीत करने से जो है हमारे मन के जो अंदर से मवाद है धुआं है वो किस प्रकार बाहर निकल जाता है, और चित्त हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद मगन हो जाता है। और बातचीत करने से जो है हमारा चित्त यानी कि मन जो है हल्का और स्वच्छ हो जाता है। क्या चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है। उसके बाद है वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। जब हम लोग बातचीत करने के लिए बैठ जाते हैं तब कभी ना कभी आप लोग गौर किए होंगे, जब हम सारे दोस्त या फिर कहीं पे किसी भी रिश्तेदार में कभी किस प्रकार की ऐसी बातचीत चलने लगती है जिसमें हमें काफ़ी मज़ेदार आने लगता है और हम खाना पीना काफ़ी हद तक भूल जाते हैं। उसके बाद है रॉबी कुशरो का हिस्सा बधुओं लोगों ने पढ़ा होगा, जिससे 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को नहीं मिला। कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रह 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख
मुख से एक बात सुनी, यद्यपि अपनी जंगली बोली कहा था उस पर समय, यानी कि जंगल में जब समय थे 16 वर्ष के जो समय था, काफ़ी पुराना वर्ष था और उसमें काफ़ी हम जब बातचीत करते थे उसमें क्या था, जंगली भाषा का प्रयोग किया जाता था। और आगे चलते हैं। रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिरे से आदमी का चोला पाए। इसमें सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक्य शक्ति में कहाँ तक लुभा लेने की ताकत है, जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ। उन्होंने अपने प्रेमी से बातें करने की कितनी लालसा रहती है, अपना अत्यंत भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आश्रय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। यानी कि किसी से बातचीत करने का ढंग क्या है, शब्दों से ही हो पाता है। जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। अर्थात कवि ये कहना चाहते हैं, जब तक मनुष्य बातचीत का तरीका और बोलने का तरीका नहीं बोलेगा नहीं, तब तक वो क्या, उसके अंदर का जो है गुण धर्म वो क्या प्रकट होगा। ये बातचीत से ही पता चलता है ना कि ये बोलने के तरीका से कि ये मनुष्य कैसा है, स्वाभाविक कैसा है, इसी से पता चलता है। उसका है बेन जॉनसन का कहना यह है कि बोलने से मनुष्य के रूप के साक्षात होता है। और ये आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्या बेन जॉनसन, किसने कहा था कि मनुष्य के बोलने से ही रूपों का साक्षात होता है? तो किसने कहा था? बेन जॉनसन ने कहा था। बहुत ही उचित जान पड़ता है। इस बातचीत को सीमा 2 से लेकर वहाँ तक रखी जाती है जहाँ तक उनकी जमात, मीटिंग या सभा ना समझ ली जाए। एडिसन का मत की असली बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों की हो सकती है। और यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि है एडिसन का मन। एडिसन जो था वो किस प्रकार का बातचीत को जो व्यक्तिगत हो सकती है, तो किस प्रकार का, सिर्फ 2 लोगों के व्यक्तियों का बातचीत जो है असली बातचीत होता है। जब 3 हुए तब 2 की बातें कुछ दूसरी गई। यानी कि जब 2 से 3 व्यक्ति हो जाते हैं तो कोई ना कोई बात छुप जाता है। कहा भी है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। यह है कि तीसरे आदमी को आ जाते ही या तो वो दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। यानी कि जब 2 व्यक्तियों से व्यक्ति बढ़ जाता है तब वो अपनी बातचीत में कुछ ना कुछ छुपाने लगते हैं और वो बातचीत खुलकर आपस में नहीं कर पाते हैं। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन आसपास साट के रख जाते हैं तो एक असर दूसरे पे पहुंच जाता है। जैसे एक गर्म पानी या फिर गर्म दूध को एक आप ठंडे बर्तन के पास रखिए तो उसके समीप वो गर्म पानी के असर का कारण उस ठंडे वस्तु पर भी पड़ने लगता है और वो भी थोड़ा थोड़ा गर्म होने लगता है। पानी और गर्म वैसे ही आदमी पास में बैठते हैं तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है। चाहे एक दूसरे को देखे भी ना, तब बोलने का कौन कहे एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती हैं। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा आप समझ सकते हैं। जब केवल मनुष्य आपस में बैठते हैं उस पर ही कितना असर होता है, और जब वो बातचीत करते करते अपने दुख दर्द समीप का वर्णन करे तो इससे बातचीत से कितना असर होगा, इसे कौन ना स्वीकार करेगा। अस्तु अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए, मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है। तीनों चित्त मानो 3 कोण हैं और तीनों की मनोवृत्ति की प्रशांत की धारा मानो उस त्रिकोण की 3 रेखाएं हैं। गुपचुप असर तो उन तीनों में परस्पर होती रहती हैं। जो बातचीत 3 में की गई है वह मानो अंगूठी में नग सी जड़ जाती है। उपरांत जब 4 आदमी हुए तब क्या बेतक लुफा को बिल्कुल स्थान नहीं रहता, खुल के बात नहीं होंगे। यानी कि जब असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में होता है और जब 3 व्यक्ति होती है तो उसमें कुछ ना कुछ व्यक्ति अपने स्वाभाविक स्त्रंग को छुपाने लगते हैं, और जब 4 व्यक्ति हो जाते हैं तो बातचीत एक क्या है, फनी बातचीत जो है ये एक चुटकुली से जैसा बन जाता है। और तब क्या कहते हैं, 4 से अधिक बातचीत में केवल रामवेला कहलाएगी। यानी कि वो 4 व्यक्ति में जो है वो हंसी मजाक जैसी बातचीत हो जाती है, उसे हम संलाप नहीं कह सकते। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। 2 बुढ़ों की बातचीत प्रायः जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्ताना शुरू करते हैं जिससे 4 सच तो 10 झूठ, एक बार उनकी बार घोड़ा घुट छूट जाना चाहिए। पहरों की बीत जाने पर अंत न होगा। पढ़े अंग्रेजी राज्य प्रदेश और पुराने समय की रीति नीति का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवान की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। पढ़े लिखे हुए के लिए शेक्सपियर, मिल्टन,
क्या है मिल और स्पेंसर जीव पर नाचा करेंगे। अपनी लीलायत के नशे में चूर हम चूनी डिगरे नेसत अखरपन की चर्चा करेंगे। दो हम जोली सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही नहीं रहा है। और फिर आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी एक महत्वपूर्ण जो है एक पैराग्राफ आ जाता है। क्या किसके बातचीत से क्या है जायका भी निराला हो जाए। दो हमजोली सहेलियों के बीच में, किसकी? दो हमजोली सहेलियों के बीच में। उसके बाद है इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसा की रस सनी बात सुनने को कभी भाग्य लड़ा हो। दो बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटी वाली हुई तो अपनी बहुओं या बेटों का गिला शिकवा होगा, या वे विरदगार का कोई ऐसा रमरसा छेड़ बैठेगी कि बात करते करते अंत में खारे दांत निकालना क्या है खारे दांत निकालने लड़ेंगे। लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुई तो अपने लड़की तारीफ करने के बाद वे सलाह गोठेंगे जिससे उनके अपनी संतान जाहिर करने का पूरा मौका मिले। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उत्साह की शिकायत या तारीफ या अपने अस्पाहितों के गुण का तपकट होता है। यानी कि जब नौजवान आपस में बात करते हैं तो अपने खेल कूद के बारे में बात करते हैं, अपने जो है आगे कार्यक्रम के बारे में बात करते हैं। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को कुछ ना गिनेगा। सुस्त और बोधा हुआ तो दबी बिल्ली का सा स्कूल भर अपना गुरु ही मानेगा। इसके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्में हैं। और क्या है राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत, दो मित्रों में प्रेम लाभ इत्यादि। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बतकही होती है, लड़की लड़केवता नहीं। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बात कही होती है और क्या है बिछट होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। उस दिन बिरादरी वालों की जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़कियां का अमुक के लड़के के साथ विवाह का पक्का हो गया है। यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती हैं। क्या है चंडू खाने की बातचीत ही निराली होती है। यहाँ पे फिर आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी एक महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है। क्या है चंडू खाने की बातचीत ही निराला है। वहाँ क्या था दो हमजोली सहेली की बातचीत निराला है, यहाँ पे है चंडू खाने की बातचीत का ही निराला है। अनेक प्रकार ढंग है। उसके बाद है यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है। तो आपसे एग्जाम के दृष्टिकोण में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछने वाला है कि किस देश के लोगों में बातचीत करने की कला है। तो कुछ देश के लोगों के यूरोप के लोगों के बात करने का हुनर है। आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है कि स्पीच और लेख दोनों ऐसे नहीं पाते। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्यमंडली में है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छोड़ जाते हैं जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। यानी कि यूरोप के लोग जब आपस में बातचीत करते हैं तो उसके बातचीत शैली को ऐसा आनंद मिलता है जिसे मानो कानों को काफ़ी आरामदायक मिल रहा है। शुद्ध गोष्ठी इसी का नाम है और इसका ही नाम क्या है शुभ गोष्ठी इसी का नाम है। सुहद गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बातचीत करने वाला लिकायत अथवा पंडित ताई का अभियान या कपट नहीं कहीं एक बात में प्रकट न हो। वर्णन क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को प्रकटते हुए चतुर सायाने अपनी बातचीत को सरक रखते हैं। वह रस हमारे आधुनिक सूक्ष्म पंडित की बातचीत जिसे क्या है शस्त्र साध कहते हैं कभी आवेग नहीं। मुर्ग और बेटरे की लड़ाइयों की झटपटा के सामने उनकी निरस काव में सरस संकल्प की चर्चा ही चलाना व्यर्थ है। वरन कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश के बाद क्या प्रस्तुत करने का संघर्ष आदि रसभरा ही समाई है। उसके बाद है आपको मिलेगी घंटे भर काँव काँव करते रहेंगे कुछ ना कुछ होगा। यानी कि जैसे कौवा आपस में काँव काँव करता है उसमें बातचीत करने में क्या है कान को थोड़ा जो है तकलीफ होने लगता है। यानी कि हमको वो मन के विरुद्ध होने लगता है। आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह 2-4 दिल्ली दोस्तों की बातचीत से शुरू किए। संतान बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़ की हजारों मनुष्य की उनसे जीविका चलने लगी। यानी कि बातचीत करने का तरीका 2 व्यक्तियों से बढ़ते बढ़ते हजारों व्यक्तियों में उसका संप्रेषण हो गया है। क्या आमदनी होने लगी। 25 वर्ष के ऊपर वालों को बातचीत अवश्य ही कुछ ना कुछ सार गर्भित होती है होगी। अनुभव और दूरदर्शी में से खाली ना होगी। और 25 से नीचे की बातचीत यद्यपि अनुभव दूरदृष्टि और गौरव नहीं पाया जाता होगा। यानी कि 25 से ऊपर वाले व्यक्तियों को क्या है शार्पिंग हो क्या है सारगर्भित होगा। और 25 से नीचे वालों को क्या है बातचीत करने का अनुभव दृष्टि का मार्ग होगा। और पर इनमें एक प्रकार का ऐसा
क्या है, दिल बहलाव है और ताजगी रहती है, जिसकी मिठास उससे 10 गुनी चढ़ जाती है। फिर आगे है, यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है, यानी कि हम अभी तक जो थे बाहरी बातचीत का हाल लिखा है, जिसमें दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है। बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है, जो दो ही तरफ से हो सकता है। यदि कोई हमारे यहाँ कृपया करे या हमारी जाकर दूसरे को कृतार्थ करे, पर यह सब तो दुनियादारी है जिसमें कभी भी रस भरा होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई ना हो सकती तो शिष्टाचार में त्रुटि हुई। अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल है, यानी कि जहाँ हमको ना बुलाया जाए वहाँ पे भी फिर चला जाएंगे हम, क्या होगा, वहाँ पे हमारा अनादर होगा। और मूल और जाने पर अपने मन माफिक वर्तमान का किया गया हो तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हुआ होगा, और मानो वहाँ पे हमारा अनादर हुआ और हमें क्या है, एक प्रकार का घाव होने लगता है। इसीलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत का हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति में पैदा कर सके कि अपने अपने बातचीत के लिए हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखावा करती हैं। वह प्रसन्नता संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसे चाहो वैसी सूरत देख लेना कुछ द्विगत बात नहीं है, और एक ऐसा चमनिशान है जिसमें हर किस्म के बेल बूढ़े खिले हुए होते हैं। चमनिशान की सैर में क्या क्या दिल बहलाव है। मित्रों को प्रेमलाभ कभी इसकी 16वीं कला तक भी नहीं पहुंच सका। इसी शेर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्र का एकरक करना है, जिसकी साधन एक दो की काम नहीं, वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी सी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हो अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो अभोग्य या ये वाक्य शक्ति मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया है। हमारी जिन्हा कतरनी के समान चंदा स्वच्छत चला करती हैं, यदि हमें काबू में न कर लिया तो क्रोधित बड़े बड़े अज्ञेय शत्रुओं के बिना प्रयास जीत अपने वंश में कर डाला। इसीलिए अवाक रह अपनी बातचीत करने का यह साधन अव्यक्त साधनों का मूल है, शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमात्मा का एक मत है। यानी कि बातचीत जो है वो शक्ति परम पूज्य है। बातचीत जो है एक प्रकार क्या है, शक्ति परम पूज्य है, परमार्थ का एक मात्र समोपन है। तो इस चैप्टर के हम जो थे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो को पूरा खत्म कर दिए हैं। तो इस वीडियो में आशा करते हैं कि आपको एक भी डाउट और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण जो टॉपिक थे वो आपको हम बतला दिए हैं। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में काफ़ी इस चैप्टर के जो है महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर, और साथ ही में इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।